एपिसोड 21। 5 साल बाद का समय। एक विशाल आलीशान बंगले के हॉल में काफी सीरियस माहौल था। भीष्म अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। सामने 4 बच्चे खड़े थे जिनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जमकर पिटाई हुई थी। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, चेहरे पर नीले लाल निशान, बाल बिखरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली झगड़े में फंसे हों। उन बच्चों के ठीक पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हुए थे जिनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। उनमें से एक बोला, मिस्टर रनावत, हम आपके सामने शिकायत लेकर आना नहीं चाहते थे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि हमारे बच्चों की क्या हालत है। हम जानते हैं कि आप यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं, एक रईस इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उस आदमी की बात सुनकर भीष्म की भौहें तन गई। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, लव, खुश, सारा, बाहर आओ अभी। भीष्म की कठोर आवाज सुनकर 3 बच्चे जो छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे, वो डरते हुए एक दूसरे को पकड़े बाहर आते हैं। उनके कदम झिझक रहे थे, मानो पता हो कि अब क्या होने वाला है। लहूश, जो अभी अभी अंदर आया था, वो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी नजरें उन तीनों बच्चों पर टिक गई, लव, कुश और सारा, जो भीष्म के सामने सिर झुकाए खड़े थे। वे तीनों बेहद खूबसूरत बच्चे थे, गोरे, चमकती त्वचा, गुलाबी गाल और आंखें जो किसी परी कथा से निकली लगती थी। लव और कुश की नीली आंखें समुद्र की गहराई जैसी थी, जबकि सारा की ग्रे आंखों में एक अलग ही रहस्य था। भीष्म ने ठंडी आवाज में पूछा, इन बच्चों की ये हालत क्या तुम तीनों ने की है? झूठ मत बोलना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सच बताओ, क्या तुमने इन्हें मारा है? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। एक औरत तुरंत आगे बढ़ी, गुस्से से चिल्लाते हुए, देखा आपने, इन तीनों ने हमारे बच्चों को बुरी तरह पीटा है। इन्हें सजा दीजिए, अभी सजा दीजिए। भीष्म ने उसकी ओर धीरे से देखा और वो औरत डर कर पीछे हट गई। लहूश ने अपनी बाहें छाती पर क्रॉस कर ली, मानो ये कोई नई बात नहीं थी। भीष्म ने फिर से बच्चों से पूछा, तुमने इन बच्चों को क्यों मारा है? जवाब दो। अगर रीजन ठीक नहीं हुआ तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। लव, कुश और सारा ने फिर से एक दूसरे को देखा। सारा आगे बढ़ी, अपनी मासूमियत भरी आवाज में बोली, ग्रैंडपा, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? क्या हम बिना वजह किसी पर हाथ उठा सकते हैं? आपने हमें अच्छे से मैनर सिखाए हैं ना, लेकिन ये बच्चे, ये बहुत बुरे हैं। सारा का ये कहते के साथ उसकी आंख नम हो गई और फिर वो बोली, ये मुझे हर दिन परेशान करते थे, मेरी बाल खींचते, मेरा बैग छीनकर भाग जाते। लव, कुश से ये देखा नहीं क्या और इन्होंने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन ये नहीं माने। एक दिन तो इन्होंने कहा, सारा ने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को पूरा करते हुए बोली, उन्होंने कहा, वी आर इल्लीगल्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी फादर। ये सुनते ही भीष्म का चेहरा तुरंत बदल गया। उनकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। लहूश के हाथ अपने आप खुल गए, उसकी मुट्ठियां भिज गई। भीष्म ने धीमी पर कठोर आवाज में कहा, अगर ये सच है तो आपके बच्चों ने वही कमाया है जो वे करने के काबिल थे। किसी को दोष देने से पहले अपने बच्चों को उन्हें अच्छे मैनर सिखाओ। तभी जोया और अलवी भी वहां पर आ जाती हैं। अलवी ने भीष्म की बात सुन ली थी। उन बच्चों के पेरेंट्स कुछ बोलने ही वाले थे कि भीष्म अपना हाथ दिखाकर सख्त लहजे में हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने को इशारा करते हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी कोई सजा ना मिले तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। भीष्म की धमकी में इतनी धमक थी कि सभी डर गए। बिना एक शब्द कहे वे अपने बच्चों को लेकर वहां से चले गए। भीष्म ने तीनों बच्चों की ओर देखा। उनकी मासूमियत और क्यूटनेस देखकर उनके चेहरे पर नरमी आ गई। भीष्म तीनों बच्चों को पास आने का इशारा करते हुए बोला, बच्चों, मेरे पास आओ। तीनों खुशी से उछलते हुए भीष्म के पास दौड़ आए और उन्हें जोर से हक कर लिया। भीष्म उनके सबसे बड़े फैन थे और वे तीनों उनके सबसे ज्यादा प्यारे। भीष्म ने सारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आगे से कोई तुम्हें तंग करे तो सीधा मुझे बताना। सारा ने आंखें घुमाते हुए कहा, कम ऑन ग्रैंडपा, बूढ़ी हड्डियों के साथ कहाँ लड़ पाएंगे? डोंट वरी, ऐसे बच्चों को हैंडल करना हमें आता है। उन बच्चों की बात सुनकर लहूश हंस पड़ा। भीष्म ने नकली गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ क्या? सारा ने उनके गाल खींचते हुए कहा, अरे नहीं, आप तो लहूश अंकल से भी ज्यादा यंग लगते हो, बस बाल थोड़े सफेद हो गए हैं। सारा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अलवी बच्चों के पास आते हुए बोली, सारा, तुम तो बहुत समझदार और स्ट्रांग हो। आखिर तुम लोगों ने ये सब अकेले ही कैसे हैंडल कर लिया? लव अलवी से बोला, डोंट वरी मॉम, हमारी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। कुछ भी आगे आकर बोला, और नहीं तो क्या, वी आर स्ट्रॉन्ग ममा, वी विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर एंड यू टू। अपने बच्चों की बात सुनकर अलविना और अलवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और वो घुटनों पर बैठकर तीनों बच्चों को जोर से हक कर लेती है। लव और कुश की आंखें बिल्कुल अलवी पर गई थी और सारा, उसकी आंखें उस इंसान पर गई थी जिससे अलवी को इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी, शौर्य सिंह ओबरॉय। ये तीनों बच्चे शौर्य के थे। अलवी जब अपने मामा के साथ अमेरिका आई थी तो अपने साथ सिर्फ एक चीज लेकर आई थी, एक खून से सना हुआ रुमाल।
एक दिन शौर्य खाना बनाते हुए घायल हो गया था। अलवी ने अपना रुमाल उसके हाथ पर बांध दिया था। बाद में बचपन की यादों के तौर पर उसने वो रुमाल संभाल कर रख लिया, लेकिन वो रुमाल ही उसके लिए सबूत बना। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये तीनों बच्चे शौर्य के हैं और शौर्य ही इनका बायोलॉजिकल फादर है। अलवी शौर्य से जितनी नफरत करती थी, उससे कहीं ज्यादा प्यार इन तीनों फरिश्तों से करती थी। जब ये तीनों पैदा होने वाले थे तो अलवी की हालत बेहद नाजुक थी। 3 बच्चों की डिलीवरी एक रेयर केस था। डॉक्टर ने कह दिया था कि या तो बच्चे बचेंगे या अलवी। भीष्म ने डॉक्टर से कहा था, अलवी को किसी भी हाल में बचाओ। लेकिन अलवी ने जवाब दिया, अगर अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के दौरान अलवी की जान निकलते निकलते बची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर इन तीनों को जन्म दिया। शायद भगवान की मेहरबानी थी कि तीनों बच्चों के साथ साथ अलवी की भी जान बच गई। यही वजह थी कि ये तीनों उसके लिए फरिश्ते थे, भगवान का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा जिसने उसकी जिंदगी को नया मकसद दिया। तीनों बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थे। वे जानते थे कि उनकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ था, कुछ ऐसा जिसका नाम लेना भी वो पसंद नहीं करती। इसलिए उन्होंने कभी नहीं पूछा, हमारा बाप कौन है, वो कहाँ है। अचानक कुछ अलवी से पूछा, मम्मा आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, आज हमें अम्यूजमेंट पार्क लेके जाने का है। आप हमें अम्यूजमेंट पार्क लेके जाने वाली थी आज। अलवी ने मायूसी से कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है, अगले हफ्ते जरूर ले चलूंगी, प्रॉमिस। अलवी की बात सुनकर तीनों बच्चों का मुंह उतर जाता है। जोया ने डांटते हुए कहा, अलवी बच्चों से झूठे वादे करना ठीक नहीं। लव ने नाटकीय अंदाज में कहा, देखिए ना मासी, मम्मा को तो सिर्फ अपना काम ही प्यारा है, वो हम लोगों से प्यार नहीं करती। अलवी टेंस हो गई और बोली, लव ऐसा मत कहो, अगर मैं सर्जरी नहीं करूंगी तो कोई मर सकता है। क्या तुम्हारे लिए पार्क घूमना किसी की जान से ज्यादा जरूरी है? लव ने तुरंत जवाब दिया, आई एम सॉरी मामा, ऑफ कोर्स किसी की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमें पता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये भी पता है कि आप अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड हो, इसलिए तो आप अमेरिका की बेस्ट सर्जन्स में से एक हो। अलवी मुस्कुराई और उसे किस कर लिया। तभी लहूश आगे बढ़ा और बोला, मेरे होते हुए मेरे बच्चों का वीकेंड खराब नहीं होने दूंगा मैं। मम्मा बिजी है पर अंकल तो फ्री है ना, चलो आज मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। ये बात सुनकर तीनों बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उछलकर लहूश के पास आ जाते हैं। सच में अंकल, आप सच में हमें लेकर चलेंगे? लहूश लव की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, चलो फटाफट जाकर तैयार हो जाओ, हम 10 मिनट बाद देख लेंगे। ये तीनों उछलते हुए अपने कमरे की ओर भागे। अलवी ने पीछे से आवाज दी, संभल कर भागो, गिर मत जाना। भीष्म हंसते हुए बोला, मैं चलता हूँ, मीटिंग है, बच्चों का ख्याल रखना लहूश। लहूश अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, मैं तब तक गाड़ी निकाल लेता हूँ। लहूश के जाने के बाद अलवी जोया से बोली, ये रमा आंटी कहाँ है? जोया ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आई डोंट नो, शायद बाहर टहलने गई होगी। उफ, ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होता, अभी अभी काम से आए अब फिर जाना है। अलवी मुस्कुराकर टीवी ऑन करते हुए बोली, क्या करें, प्रोफेशन ही ऐसा है, 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है, क्या पता कब क्या इमरजेंसी आ जाए। तभी टीवी पर अलवी को ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिससे उसके एक्सप्रेशंस एकदम से डार्क हो जाते हैं। बास्टर्ड कहीं का, तेरी जान ले लूंगी। अलवी के इस तरह गाली देने से जोया एकदम से चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी, वो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। आखिर किसे देखा अलवी और जोया ने? क्या तीनों बच्चों पर कोई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। तू है तो जिंदगी है, एपिसोड 22। टीवी पर शौर्य सिंह ओबरॉय का चेहरा देखते ही अलवी के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। जोया ने धीरे से पूछा, ये वही है ना? अलवी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थी, आंखों में गुस्सा उबल रहा था। शौर्य को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिल रहा था। पिछले 5 सालों में वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल और अमीर बन चुका था। देश की 70% इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल था। उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ था। शौर्य सिर्फ अपनी कंट्री का ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी न जाने कितनी ही लड़कियों का क्रश था। लड़कियां शौर्य के लिए अपने हाथों की नसें काटने को भी तैयार थी। आखिर शौर्य एक हैंडसम, मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिजनेसमैन जो था। शौर्य के बड़े बड़े मिनिस्टर के साथ मीटिंग, फोटोज, ये सब कुछ आता रहता था। शौर्य पहले से ज्यादा हैंडसम हो चुका था और उसकी वेल बिल्ट बॉडी बता रही थी कि वो जिम में हर रोज कितने घंटे अपने आप पर मेहनत करता है। शौर्य का चेहरा देखते ही अलवी के सारे पुराने जख्म, सब कुछ जो उसने झेला था, वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है और शौर्य के लिए उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए तीनों बच्चे हॉल में आते हैं। उनके आते ही तुरंत अलविना टीवी को ऑफ कर देती है। तीनों बच्चे अलवी और जोया के पास आकर एक साथ बोले, मामा मामा, हम तीनों कैसे लग रहे हैं? अलवी तीनों बच्चों के कपड़ों को अच्छे से सेट करते हुए बोली, मेरी तिगड़ी बहुत प्यारी लग रही है। अंकल को ज्यादा परेशान मत करना और खूब एंजॉय करना, ठीक है? मम्मा अपना काम खत्म होने के बाद जल्दी आप लोगों के पास लौट आएंगी और आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीकेंड पर मम्मा आपको घुमाने लेकर जाएगी। तभी जोया भी बच्चों से बोली, हाँ पर जाकर मुझे वहाँ के फोटो सेंड करना मत भूलना।
कुश ने जवाब दिया, बिल्कुल जोया डार्लिंग, डोंट वरी, और हमें इंस्टा पर भी तो अपडेट डालनी है। जोया ये सुनकर हंस देती है और कुश के गाल खींचते हुए बोली, ओह माय स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। तभी लहूश अंदर आ जाता है। चलो बच्चों, फटाफट गाड़ी में जाकर बैठो, हमें देर हो रही है। तीनों बच्चे जोया और अलवी को हक करते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठने के लिए भाग जाते हैं। लहूश उन्हें देखकर हंस देता है। लहूश बच्चों से और बच्चे लहूश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके लिए लहूश उनका फादर फिगर था। लहूश अलवी की तरफ देखता है। उसका चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ था। वो समझ गया कि उन बच्चों को इल्लीगल कहा गया था और ये बात अलवी को चुभ गई थी। लहूश ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अलवी टेंशन मत लो, ये तीनों हमारे हैं, किसी और का इस पर कोई हक नहीं। लोग कुछ भी कहें, तुम अपने बच्चों पर फोकस करो। लहूश ने अलवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये बच्चे तुम्हारे नाम के साथ ही बड़े होंगे। तुम ही इनकी माँ और बाप दोनों हो, और हमारे होते हुए तुम उदास क्यों हो रही हो? ये तीनों राणावत खानदान का खून है। लोगों को हैंडल करना उन्हें अच्छे से आता है। यू डोंट वरी। अलवी ने आंखें नीचे करते हुए कहा, ऐसी चिंता ना करूं। भले ही उन्होंने कभी नहीं पूछा, पर मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर उनके मन में ये सवाल उठता होगा, उनका बाप कौन है और मैं उन्हें क्यों नहीं बता रही। उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को पता चले कि वे इसका खून है। मेरे लिए सच सिर्फ इतना है कि ये तीनों मेरे हैं। मैं ही इनकी माँ हूँ, मैं ही इनका सब कुछ हूँ। मैं उस घटिया आदमी का साया भी इन पर नहीं पड़ने दूंगी। लहूश ने उसे हक कर लिया। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, अंकल जल्दी करो। लहूश मुस्कुराया, चलता हूँ वरना ये शैतान बवाल मचा देंगे। अलवी ने भी हल्की सी मुस्कान दिखाई। गाड़ी में लव और कुश गानों पर डांस कर रहे थे, पर सारा चुपचाप बैठी थी। उसके दिमाग में अलवी की ही बात गूंज रही थी, मैं उस घटिया बाप का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। दरअसल सारा ने सब कुछ सुन लिया था। दरअसल सारा अपने ईयरबड्स लेने घर वापस आई थी। तभी उसने अलवी और लहूश की बातचीत सुन ली। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, हम सब उससे नफरत करते हैं। सारा के मन में सवाल का तूफान था, कौन है उसके पापा? उसने अलवी के साथ क्या किया? क्यों सब उससे इतनी नफरत करते हैं? वो जानती थी कि उसका पापा इंडिया में है। अमेरिका आने से पहले अलवी वहीं रहती थी। सारा का दिल चाह रहा था कि वो इंडिया जाए, सच जाने, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये सब इतना आसान भी नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुमने मेरी माँ को रुलाया है, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। इंडिया के एक आलिशान बंगले में एक किंग साइज बेड पर शौर्य सिंह ओबरॉय बैठा हुआ था। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी। उसका मस्कुलर बॉडी उसकी पावर को दिखा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन देखा और बिना किसी रिएक्शन के शर्ट पहनकर तैयार हो गया। शौर्य की गाड़ी जैसे ही ऑफिस पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड सावधान हो गए। उसके कदमों के साथ ही ऑफिस का माहौल बदल गया। सभी की नजरें उस पर थी, खासकर फीमेल स्टाफ की, जिनके दिल की धड़कनें उसे देखकर तेज हो जाती थी। उसका असिस्टेंट तेजी से आगे बढ़ा, सर आज कोई मीटिंग नहीं है, मिनिस्टर ने आपको लंच पर इनवाइट किया है, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। शौर्य ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हो। शौर्य अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ। शौर्य के इतना बोलते ही असिस्टेंट केबिन से बाहर चला गया। शौर्य अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप को सामने रखकर उसे ओपन करता है। नैना की मर्सिडीज शौर्य के ऑफिस के बाहर रुकी। सालों बाद भी वो वही घमंडी, खुद पसंद नैना थी, बस अब उसका अहंकार और बढ़ गया था। आखिरकार वो शौर्य सिंह ओबरॉय की मंगेतर थी। ऑफिस की लड़कियां नैना को देखकर नाक भौं से कोड़ने लगी। वे समझ नहीं पा रही थी कि उनका फेवरेट बॉस इस झूठी नकली औरत के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। उन्हें तो नैना से कुछ ज्यादा ही जलन होती थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उनके हैंडसम बॉस को आखिर हो क्या गया, जो उन्होंने अड़ियल खड़ूस घमंडी लड़की को अपनी मंगेतर बनाया। बीते सालों में नैना भी फैशन इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शौर्य सिंह ओबरॉय की फियांसे थी। शहर में हर कोई सिर्फ इसे इसी नाम से पहचानता था, वरना टैलेंट तो उसमें कुछ खास था नहीं जिसके दम पर वो अपना नाम बना सके। वो सिर्फ शौर्य की वजह से ही इतनी फेम पा रही थी। शौर्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, नैना खड़ी थी, शॉर्ट ड्रेस, खुले बाल, भारी मेकअप और एक बनावटी मुस्कान। शौर्य ने उसे देखा और बिना किसी रिएक्शन के वापस लैपटॉप पर नजरें गड़ा दी और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, क्या मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकती? शौर्य ने आंखें उठाए बिना जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर कोई जरूरी बात है तो बताओ, नहीं तो जाओ। नैना को बुरा लगा, पर वो शौर्य के गुस्से से डरती थी। वो धीमे स्वर में बोली, शौर्य मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी है, उसने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें लेकर आऊं, क्या सिर्फ 5 मिनट? शौर्य की उंगलियां लैपटॉप पर रुक गई। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और नैना को नजरें गड़ा के देखता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शौर्य ने नैना को तेज आवाज में कहा, तुमने मेरे बिना पूछे किसी को हाँ कह दिया? मेरा 1 मिनट भी तुम्हारी फालतू पार्टियों से ज्यादा कीमती है, मैं नहीं आ रहा। शौर्य की बात सुनकर नैना का मुंह एकदम से उतर जाता है। वो फिर से एक बार कोशिश करते हुए बोली, लेकिन शौर्य मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है,
प्लीज तो मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट ही दे दो, शौर्य ने इस बार और भी तेज आवाज में कहा। I said no means no। उसकी आवाज इतनी बुलंद और खतरनाक थी कि नैना कांप गई। उसके बाद उसके गले से आगे कोई शब्द नहीं निकला। नैना उठी और चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। ऑफिस की लड़कियों की मुस्कुराती नजरें उसे और जलन महसूस करा रही थी। उसे पता था आज भी शौर्य के दिल में उसकी कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ एक सोशल स्टेटस सिंबल थी और शौर्य वो फिर से अपने काम में डूब गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैना के जाते ही शौर्य के केबिन में सन्नाटा छा गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ठहर गई। अचानक उसने जोर से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और खिड़की की ओर मुड़ गया। बाहर मुंबई की चकाचौंध भरी रात थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन था। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। 5 साल पुरानी वो तस्वीर जिसमें अलवी उसके साथ हंस रही थी। शौर्य ने अचानक फ्रेम उठाया और जोर से दीवार पर पटक दिया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। असिस्टेंट ने डरते हुए दरवाजा खोला और पूछा, सर सब ठीक है? शौर्य के गुस्से से पूरा ऑफिस कांप उठा। वो चिल्लाया, बेवकूफ, बाहर निकलो यहाँ से। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शौर्य ने अपनी टाई ढीली की और बार कैबिनेट की ओर बढ़ा। उसने बिना ग्लास के ही सीधे बोतल से विस्की का घूंट भरा। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, शौर्य हमें मिलना होगा। फोन पर वही जानी पहचानी आवाज थी जिसे सुनकर शौर्य की मुट्ठियां भीज गई। शौर्य ने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा अलवी। अलविना ने कहा, बात सिर्फ हमारी नहीं तुम्हारे बच्चों की है। शौर्य का दिल एक पल को रुक सा गया, मानो जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। शौर्य चौंकते हुए बोला, क्या कहा तुमने? अलविना बोली, लव, कुश और सारा तुम्हारे बच्चे, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फोन शौर्य के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। उसकी सांसें तेज हो गई। 5 साल से जिस सच को वो भूलने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक उसके सामने खड़ा था। तभी उसके कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आया, अमेरिका से अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट, सिक्योरिटी ब्रीच। स्क्रीन पर एक फोटो खुल गई। एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल अलवी जैसी दिखती थी, उसकी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को हैक कर रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, हेलो डैड, मैं आ रही हूँ। कौन है ये लड़की? क्या सच में वो शौर्य की बेटी है? क्या होगा जब शौर्य अपने बच्चों से मिलेगा? कौन है वो हैकर लड़की और अलवी का असली मकसद क्या है? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। शौर्य उठो भी। शौर्य के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, वो चौंक गया। शौर्य की आंखें अचानक खुली। उसका शरीर पसीने से तर था। सीने पर एक अजीब सा भारीपन था, मानो कोई पत्थर रख दिया गया हो। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। वो अपने ऑफिस में ही था। अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ बाहर से आती स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी कमरे में झिलमिला रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे। वो कांपते हुए बोला, क्या सच में ये बस एक सपना था? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज, वो चेहरा, वो शब्द, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि उसका दिमाग अभी भी उसी में फंसा हुआ था। तभी वहां मौजूद नैना को देख वो चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो नैना? तुम तो वापस चली गई थी ना? नैना उसके करीब आई और उसने अपने हाथ से टूटे हुए कांच की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे आना पड़ा। शौर्य ने देखा कि जो फोटो फ्रेम उसने दीवार पर फेंक मारी थी, वो नीचे फर्श पर बिखरी पड़ी थी। नैना को लगा कि उसने कुछ ज्यादा रूडली तरीके से शौर्य को जवाब दिया है। इससे पहले कि शौर्य अपना गुस्सा उस पर निकाले, नैना ने बात संभालते हुए कहा, एक्चुअली मैं पार्किंग में पहुंची ही थी कि ऑफिस बॉय दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे केबिन से कुछ टूटने की आवाज़ सुनी, तो बस मैं देखने के लिए आ गई कि तुम ठीक तो हो ना। नैना ये कहती हुए शौर्य के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने उसे झटकते हुए कहा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू मे लीव नाउ। तभी शौर्य के कानों में फिर से वो आवाज़ गूंजी, हेलो डैड, मैं आ रही हूँ। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये आवाज़ मुझे पागल कर डालेगी, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ। शौर्य सोफे से उठकर अपना चेहरा ठंडे पानी से धोता है। शीशे में उसकी परछाई उसे घूर रही थी। थकी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, किसी दीवाने की तरह हुलिया लग रहा था उसका। वो शीशे में खुद को देखकर फिर से बुदबुदाया, हे भगवान, 5 साल बीत गए, फिर भी अलविना मेरे सहन से क्यों नहीं निकल पा रही है। शौर्य जैसे ही वापस सोफे पर आ बैठता है, वो चौंक गया। नैना अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही शौर्य ने गुस्से से कहा, प्लीज लीव मी अलोन। नैना ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, शौर्य कोई बात नहीं, अगर तुम उस पार्टी में नहीं जाना चाहते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से अपना काम करो। मैं उन लोगों से कोई भी बहाना बनाकर मना कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। ये कहती हुई नैना वहां से चली गई। शौर्य का ध्यान अभी भी उस टूटे हुए फोटो फ्रेम में नजर गड़ाए हुए था। नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शौर्य का बिहेव पिछले 5 सालों से उसकी तरफ इतना ज्यादा रूड था कि बस पूछो ही मत। नैना के बर्दाश्त करने की हद भी पार हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर कंट्रोल करके रखी थी, ताकि वो शौर्य के साथ अपना रिश्ता न बिगाड़ ले। शौर्य जितना सक्सेसफुल और अमीर इंसान था, उतना ही ज्यादा उसमें गुस्सा भी था। ये बात हर कोई जानता था।
नैना तो बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ थी, अच्छे से जानती थी कि शौर्य का गुस्सा कितना खतरनाक है, इसलिए वो कभी उसे गुस्सा दिलाने के काम नहीं करती थी। नैना जैसे ही शौर्य की केबिन से बाहर निकलती है, उसके जाते ही अभय नैना की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखता हुआ शौर्य के केबिन में एंट्री करता है। अभय केबिन में सोफे पर बैठते हुए बोला, नैना यहाँ पर क्या करने आई थी? शौर्य अपनी नजर उठाकर अभय की तरफ देखता है। उसके बाद वो फिर से लैपटॉप में देखते हुए बोला, कुछ खास नहीं, अपने किसी फ्रेंड की स्टूपिड सी पार्टी में इनवाइट कर रही थी। कितनी बार कहा है उसे कि ऐसे अनइनवाइटेड इनविटेशन मत लेकर आया करो मेरे पास। इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि मैं उसके इनविटेशन पर जाता फिरूं। पता नहीं ये बात उसे कब समझ में आएगी। अभय कुछ देर तक बस ऐसे ही शौर्य को देखता रहता है। कितना बदल गया है शौर्य इन 5 सालों में। वो सिर्फ एक रोबोट बन के रह गया है, जिसके लिए काम के अलावा कोई भी चीज मायने नहीं रखती। दिन रात सिर्फ काम और सिर्फ काम। वो इतना काम क्यों करता था, इस बात से अभय अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे भुलाने के लिए, उस हादसे को भुलाने के लिए शौर्य जितना हो सके उतना अपने आप को काम में बिजी रखता था। कई कई बार तो महीनों हो जाते थे उसे चैन से सोए हुए, घर आए हुए। बस हर वक्त अपने आप को काम में उलझा कर रखता था, ताकि उसके दिमाग को कुछ और सोचने का फालतू वक्त ही ना मिले। लेकिन क्या ऐसा करके उन चीजों से भागा जा सकता है? शौर्य जैसे ही अपनी नजर उठाकर देखता है, पाता है कि अभय उसे ही देख रहा था। अभय की आंखों की वो दया, वो तरस, वो सिंपैथी से भरी नजरें शौर्य बहुत अच्छे से समझता था। और अगर सच कहा जाए तो शौर्य को ये नजरें पसंद नहीं थी। उसे नहीं पसंद था जब कोई उसे बेचारा समझे। उसे नहीं पसंद था जब कोई उसे सिंपैथी दे, उसे कमजोर समझे, उस पर दया दिखाए। शौर्य ने अभय की तरफ देखते हुए पूछा, आप यहाँ किसी इंपॉर्टेंट काम से आए हैं? अभय बोला, मैंने डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई थी। तुमसे कहा था कि तुम्हें उनसे मिलना है, तो मिले क्यों नहीं? अभय की बात सुनकर लैपटॉप पर चल रही शौर्य की उंगलियां अपने आप रुक जाती हैं। शौर्य नजर उठाकर अभय की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना बंद कीजिए। अभय ने भी इक्वली कोल्ड आवाज में शौर्य से कहा, तुम्हें जरूरत है शौर्य, तुम्हें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो देखो, तुमने उस फोटो फ्रेम का भी क्या हाल कर दिया है। शौर्य गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है, मानो जैसे उसके दिल में कोई दबी हुई राज जिसे वो बाहर नहीं लाना चाहता हो, वो उठ गया हो। अभय ने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं माना, क्योंकि एक वो ही था जो अपने भतीजे की ऐसी सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ सकता था। कहने को दोनों चाचा भतीजे थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़े छोटे भाई लगते थे। अभय उठकर शौर्य के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, 5 साल हो गए हैं शौर्य, और इन सालों में तुमने बिजनेस को तो ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन तुम एक गहरी खाई में डूबते जा रहे हो। उससे बाहर निकलो शौर्य, तुम्हें मदद की बेहद जरूरत है। शौर्य गुस्से में बोला, शौर्य सिंह ओबरॉय को किसी मदद की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभय शौर्य की तरफ देखता है। दोनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। अभय वापस जाने को हुआ और बोला, शौर्य, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। शौर्य ने उसकी तरफ खाली नजरों से देखा, जैसे उसके शब्द उस तक पहुंच ही नहीं रहे हों। अभय ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुन रहे हो मेरी बात? शौर्य ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, जा रहे हो, पता है मुझे। अभय की आंखों में चिंता उभर आई। वो जानता था कि शौर्य किस अंधेरे से गुजर रहा है। उसने दबी आवाज में कहा, प्लीज अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम से खाना भूल जाओ, टाइम से सोना भूल जाओ, यही कहना चाहते हो ना? ये सब लेक्चर मत दो, मैं बच्चा नहीं हूँ। शौर्य ने कड़वाहट भरे स्वर में अभय को जवाब दिया था। अभय ने अपनी आवाज को नरम किया और बोला, तुम बच्चे नहीं हो, पर तुम खुद को जानबूझकर तबाह कर रहे हो। काम में डूबकर भी तुम उसे भूल नहीं पाओगे शौर्य। सच्चाई को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। शौर्य ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें खिड़की से बाहर धुंधली सड़कों पर टिकी थी। अभय ने एक आखिरी बार उसे देखा, फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। अभय के जाने के बाद कमरा सन्नाटे में डूब गया। शौर्य खिड़की के पास खड़ा बाहर धुंधलाती शाम को देखता रहा। उसकी आंखों में उतरा वो दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कोई जटिल उलझा हुआ गुबार जिसमें पछतावा, डर और एक अनकही तड़प थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने झटके से कोट उतार फेंका, टाई ढीली की, शर्ट के 2 बटन खोले, पर छाती पर जैसे कोई पहाड़ दबा हो। उसने खुद से कहा, बस 1 मिनट, थोड़ा सांस ले लूं। उसके बाद शौर्य सोफे पर जाता है और लेट जाता है। कुछ देर तक वो केबिन की छत की तरफ देखता रहता है। फिर धीरे धीरे से उसकी आंख लग जाती है और आंख लगते ही उसे एक बार फिर से वो भयानक चीजें दिखाई देने लगती है जिससे बचने के लिए वो कब से भाग रहा था। उसे अलवीना का वो भयानक चेहरा दिखा और उसकी आंखों से खून टपकता हुआ, और वो बोल रही थी, यू किल्ड मी शौर्य। उसका ब्रेसलेट जिस पर खून के छींटे अब भी ताजे लग रहे थे। पीछे मेंटल असाइलम की आग में जलते लोगों की चीखें, आई हेट यू शौर्य। शौर्य झटके से बैठा, सांसें टूटी हुई, हाथ कांप रहे थे, माथे पर ठंडा पसीना, रोंगटे खड़े। बस ये सच नहीं है।
उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शौर्य लंबी लंबी सांस लेकर अपनी धड़कनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी के छक्के मारता है। बाथरूम में लड़खड़ाया, नल खोला, पानी के छींटों ने शीशे को धुंधला कर दिया। परछाई में वही शख्स, पतला, डरा हुआ, आंखों में खौफ और एक आवाज जो उसके कानों से टकरा रही थी। शौर्य, आखिर तुम कब तक भागते रहोगे? शौर्य ने आईने पर तेज मुक्का मारा। कांच चटका, खून की एक बूंद उसके हाथ से बही। 5 साल से इसी भयानक सपने से वो भाग रहा था, बच रहा था। उसके अंदर का गिल्ट उसे बुरी तरह से खा रहा था। अभय को हमेशा ही शौर्य की सेहत को लेकर बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि शौर्य उसकी जिम्मेदारी था। मरने से पहले शौर्य के मम्मी पापा ने शौर्य की जिम्मेदारी उसे दी थी। अभय शौर्य से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हमेशा उसका भला ही सोचता था। उधर अमेरिका में एक गाड़ी अम्यूजमेंट पार्क के बाहर आकर रुकती है। लव, कुश और सारा खुशी से उछल पड़ते हैं। लहूश ने उन सब से कहा, बच्चों, हम पार्क में पहुंच गए हैं। ध्यान रहे कि तुम लोगों को मेरे साथ ही रहना है। इज इट ओके? बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं, ठीक है अंकल। कार्निवल की रोशनियां, हंसी खुशी का शोर और मस्ती का माहौल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लव और खुश सीधे रोलर कोस्टर की तरफ भागे, जबकि सारा अचानक रुक गई। सारा मुंह बनाते हुए लहूश से बोली, अंकल। उसने लहूश का हाथ खींचा। मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। लहूश ने सारा से कहा, पागल हो गई हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कितनी ठंड है? नहीं बेटा, आइसक्रीम नहीं, कुछ और खा लो। कुछ गरम लेकर आऊं तुम्हारे लिए? सारा ने जिद्दी आवाज में पैर पटका और बोली, नहीं, वेनिला आइसक्रीम ही चाहिए विद स्प्रिंकल्स। लहूश ने सारा को कहा, तुम जानती हो ना, अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि आइसक्रीम खाने के बाद तुम्हें ठंड लग गई तो मेरा क्या हश्र होगा? सारा ने चुटकी लेते हुए कहा, तो वो आपको बर्फ के टब में बैठा देंगी। सारा ने फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज अंकल, आई प्रॉमिस, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। लहूश ने गहरी सांस ली। बच्चों की हंसी और सारा की बड़ी बड़ी आंखों ने उसे झुका दिया, जिसकी वजह से लहूश बोला, ठीक है, लेकिन तब यहीं बैठी रहो, मूव नहीं होना। सारे बच्चे बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और लहूश सबके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। बच्चे बेंच पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि तभी सारा की नजर पार्क के दूसरे छोर पर एक परिवार पर पड़ी। पिता अपनी छोटी बेटी को कंधों पर उठाए हुए था। माँ खुशी से उनकी वीडियो बना रही थी। लड़की की हंसी पूरे पार्क में गूंज रही थी। सारा के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, पर फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसके दिल में एक तीखी चुभन सी उठी और बोली, काश काश मेरे पापा भी ऐसे होते तो। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा। लव और कुश हमेशा की तरह बेफिक्र दिख रहे थे, पर सारा जानती थी वे भी कभी कभी रात में सोते सोते रो पड़ते थे। सारा फिर से बोली, क्यों क्यों हमारे पापा ने हमें छोड़ दिया? क्या हम उनके लिए इतने अनमोल नहीं थे? उसकी उंगलियां अनजाने में अपने पेंडेंट को थाम ली, वहीं जिसमें उसके पिता की तस्वीर नहीं थी। सारा ने मासूमियत से कहा, मम्मा कहती हैं वो बहुत बुरे हैं, पर क्या कोई इंसान इतना बुरा हो सकता है? क्या उसमें कोई अच्छाई बची ही नहीं? एक पल के लिए उसने कल्पना की, अगर आज उसके पिता यहाँ होते तो शायद वो उसे सबसे ऊंचे झूले पर झुलाते या फिर कॉटन कैंडी खिलाते। पर तभी फिर वास्तविकता का झटका लगा और सारा बोली, नहीं, वो शायद हमें देखना भी नहीं चाहते, नहीं तो इतने सालों में एक बार भी। लहूश हाथों में 4 आइसक्रीम कोन लिए वापस लौटा। मुस्कुराते हुए बोला, लो बच्चों, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। और उसकी आवाज अचानक कट गई, मानो जैसे उसे तेज झटका लगा हो। लहूश ने देखा कि बेंच पर सिर्फ लव और कुश बैठे थे। वो चौंकते हुए बोला, सारा कहाँ गई? लव ने कंधे उचकाए और कहा, वो तो यहीं थी, शायद वॉशरूम चली गई होगी। लहूश की नजरें पार्क के हर कोने में घूमने लगी, लेकिन सारा कहीं नजर नहीं आई, तो वो बोला, तुमने उसे अकेले जाने दिया? कुश ने बेफिक्र होकर आइसक्रीम खाते हुए कहा, अंकल रिलैक्स, वो बस आ ही रही होगी। लहूश ने घबराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ मुझे जिंदा दफना देंगी अगर। ये कहने के बाद लहूश ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहा, अरे कोई सिग्नल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक अकेली छोटी सी फिगर पर पड़ी। वो सारा थी, पर वो किसी के साथ बात कर रही थी, एक लंबे हैवी कोट वाले आदमी के साथ, जिसका चेहरा छायाओं में छुपा हुआ था। लहूश के रोंगटे खड़े हो गए। वो डरते हुए बोला, वो कौन है? वो उसकी तरफ दौड़ा, पर तभी एक भीड़ उसके और सारा के बीच आकर खड़ी हो गई। जब भीड़ हटी तो सारा गायब थी और जमीन पर उसकी आइसक्रीम गिरी हुई थी, पिघलकर खून जैसी लाल हो चुकी थी। क्या सारा का किडनैप हुआ है? क्या वो आदमी सारा का फादर शौर्य था? अब अलवी इस हरकत पर क्या रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। लहूश का दिल धड़क रहा था। उसकी नजरें पार्क के हर कोने को छान रही थी, हर चेहरे को जांच रही थी। वो घबराता हुआ बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, सारा कहाँ है? लहूश की सांसें तेज हो गई थी। फोन पर अलवी का नंबर डायल करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने उसकी धड़कनें रोक दी। लहूश को पीछे से 2 छोटी बाहों ने जकड़ लिया था। लहूश ने मुड़कर देखा तो वो सारा थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर लहूश को सुकून मिला। सारा बोली, अंकल मैं यहाँ हूँ।
लहूश ने उसे गले से लगा लिया और बोला, ओ गॉड, तुम मुझे मार डालोगी सारा। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें वहाँ एक आदमी के साथ देखा और फिर। तारा ने प्यार से उसकी चिंता को समझाते हुए कहा, अंकल शांत हो जाओ, मैं बस वॉशरूम गई थी, रास्ता नहीं पता था तो मैंने उस अंकल से पूछा कि वॉशरूम किधर है। लहूश ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, पर मैंने तुम्हें उसके साथ बात करते देखा और फिर तुम गायब हो गई। तारा हंस पड़ी और बोली, अंकल आपको इतना डरने की क्या जरूरत है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही जो कहीं भी खो जाऊंगी। लहूश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, पर कभी अकेले मत जाना, ठीक है? तुम्हारी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तारा ने आंख मारकर कहा, प्रॉमिस अंकल। लहूश ने राहत की सांस ली। उसने सारा को फिर से गले लगाया और बोला, चलो अब हम सब मिलकर पार्क में एंजॉय करते हैं। तीनों बच्चे न सिर्फ दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे बल्कि काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी थे, लेकिन बाहर की दुनिया के सामने, अपनी माँ और लहूश के सामने तो वो दूध पीते बच्चे बन जाते थे। लहूश मुस्कुराते हुए तीनों को देख रहा था, तभी उसकी नजर सारा पर टिक गई। वो आइसक्रीम चाटते हुए किसी और एक टक देख रही थी। लहूश ने उसकी नजरों का पीछा किया। एक यंग फादर अपनी बेटी को कंधे पर उठाए हंस रहा था, जबकि माँ उनकी वीडियो बना रही थी। लहूश बोल उठा, ओह बेचारी सारा। लहूश का दिल भर आया। वो समझ गया सारा उस पिता बेटी के बीच के प्यार को देखकर अपनी ही डैड के बारे में सोच रही थी। वो मन ही मन में बोला, ये बच्चे इतने समझदार हैं कि कभी भी सवाल कर सकते हैं। अगर उन्हें पूछ लिया कि उनके डैड कौन है तो अभी क्या जवाब देगी? क्या वो उन्हें बता पाएगी कि शौर्य ने क्या किया था? और क्या ये बच्चे वो सच सुन पाएंगे? लहूश ने प्यार से सारा के सिर पर हाथ फेरा। सारा ने उसकी ओर देखा और एक छोटी सी मुस्कान बिखेर दी, मानो कह रही हो, मैं ठीक हूँ अंकल। शौर्य अपने घर आता है। नौकर उसके आते ही दौड़े दौड़े आए, कोई बैग लेने, कोई जूते उतारने, कोई पानी लाने, और शौर्य की आंखों में कोई जवाब नहीं था। वो सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आईने के सामने खड़े होकर उसने शर्ट के बटन खोले। कपड़ा जमीन पर गिरा और उसकी मांसपेशियों से भरी हुई खूबसूरत देह सामने आई, पर उस पर जख्मों के निशान थे, कुछ पुराने, कुछ नए, मानो उसकी आत्मा का दर्द उसकी त्वचा पर उकेर दिया गया हो। उसने टेबल पर रखा एक बॉक्स उठाया। अंदर से एक ब्रेसलेट निकला, खून से सना हुआ, अलविना का ब्रेसलेट। उसकी माँ की मेमोरी जिसे वो हमेशा अपने दिल से लगा कर रखती थी। जिस दिन उसने अलविना को खोया था उस दिन यही ब्रेसलेट उसके हाथ लगा था, खून से लथपथ। शौर्य का हाथ कांपने लगा। उसने ब्रेसलेट को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो। मैंने तुम्हें जो दर्द दिया उसके लिए मैं हर दिन खुद को सजा देता हूँ। शौर्य टेबल का ड्रॉर खोलता है और उसमें से एक चमड़े का हंटर बाहर निकालता है। बस हंटर को थोड़ा सा अपने हाथ में लपेटता है, खुद को आईने में देखता है और अपने आप को उस हंटर के साथ फिर से मारना शुरू कर देता है। थप थप थप। हर वार के साथ खून की बूंदें छलकती, पर वो नहीं रुका। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो मुस्कुरा रहा था, मानो ये दर्द ही उसकी मुक्ति थी। शौर्य बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि मैं हर दिन तुम्हारे दर्द के साथ जी रहा हूँ। तभी एक हाथ ने अचानक हंटर को जकड़ लिया। शौर्य ने पलटकर देखने की जरूरत नहीं समझी। वो जानता था कि कौन है वो। और अगली आवाज आई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शौर्य, कब तक चलेगा ये सब? आखिर कब तक तुम अपने आप को इस तरह से दर्द देते रहोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या तुम्हारे किए हुए काम ठीक हो जाएंगे? मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि टाइम निकलने के बाद रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कोई फायदा नहीं है शौर्य, अब तुम कुछ नहीं बदल सकते। शौर्य अपने घुटनों पर गिर जाता है। अभय शौर्य को संभालता है और उसे बिस्तर पर बैठाता है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। अभय शौर्य के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगता है कि शौर्य अभय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं चाचू, ये जख्म नहीं भरेंगे, मेरे शरीर को अब इनकी आदत पड़ चुकी है। अभय शौर्य से बोला, ये सब करने से क्या होगा शौर्य? क्यों करते हो तुम ये पागलपन? शौर्य बोला, देखना चाहता हूँ कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी मरते वक्त, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे वहाँ उस पागल खाने में पागलों के बीच रहकर। कैसे एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझे छोड़कर ऐसे ही दुनिया से चली गई, जहाँ से मैं चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकता। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा ये गिल्ट मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। बर्बाद कर दिया मैंने उसे, जीते जी नर्क बना दी उसकी जिंदगी। और उसे मौत भी मिली तो इतनी खतरनाक, इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक। इन सब की वजह सिर्फ मैं हूँ। उसने तो मुझसे प्यार ही किया था। मैंने उसके साथ जो किया, उसके बाद तो इंसान का प्यार पर से भरोसा ही उठ जाए। मुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। शौर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभय उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता शौर्य, लेकिन इस तरह से अपने आप को सजा देकर तुम चीजों को सही नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वक्त रहते संभल जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। कम से कम अब तो मेरी बात मान लो, भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो। शौर्य अभय की गोद में अपना सर रखते हुए बोला, नहीं कर पा रहा हूँ चाचू, हर रोज कोशिश करता हूँ, हर रोज फेल हो जाता हूँ।
वो मुझे सोने भी नहीं देती, मुझे सांस नहीं आती, घुटन होती है, हर सेकंड मेरी जान निकलती है। उसकी वो नफरत से आंसुओं से दर्द से भरी आंखें हर वक्त मुझे देखती रहती हैं। वो मेरे पास ना होकर भी हर वक्त मेरे साथ रहती है। मैं जानता हूँ कि वो जहाँ भी होगी इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत कर रही होगी। मैं उसे कैसे बताऊँ कि वो मेरे लिए क्या है, कैसे ठीक करूँ सब कुछ, कैसे लेकर आऊँ उसे वापस, कहाँ से लेकर आऊँ। शौर्य का पूरा बदन कांपने लगता है। अभय शौर्य की हालत समझ सकता था और उसे उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। वो शौर्य को इस तरह से टूटा हुआ नहीं देख सकता था। अभय अपने मन ही मन में शौर्य की हालत देखते हुए बोला, भाभी, आपकी दी हुई जिम्मेदारी में मैं फेल हो रहा हूँ, नाकाम हो रहा हूँ। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं शौर्य को संभाल नहीं पा रहा। काश आप लोग यहाँ होते तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, ये सब कुछ होता ही नहीं। अभय ने काफी रिक्वेस्ट करके शौर्य को दवाई लगाई, उसे पेन किलर खिलाया और फिर उसे बिस्तर पर सुला दिया। शौर्य धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। इधर लहूश बच्चों को लेकर वापस घर आता है। हॉल में रमा आंटी बैठी हुई थी। बच्चे दौड़कर रमा आंटी के पास आते हैं। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। रमा बच्चों को देखती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रमा आंटी, ये वही औरत थी जो जोया और अलवेना के साथ पागल खाने में थी। इसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। अब उनका चेहरा बिल्कुल ठीक है क्योंकि अलवेना ने खुद अमेरिका के बेस्ट सर्जन से उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और उन्हें एक नाम भी दिया था जिससे वो उन्हें पुकार सके, रमा आंटी। ये तीनों बच्चे उन्हें ग्रैंडमा कहकर बुलाते थे। तीनों बच्चे रमा आंटी से आकर चिपक जाते हैं। रमा तीनों बच्चों को गले लगाते हुए बोली, आ गए मेरे नन्हे शैतान, आज तो बहुत मजे किए तुम लोगों ने। अपनी ग्रैंडमा को नहीं लेकर गए ना साथ में? वैसे तो सारा दिन ग्रैंडमा ग्रैंडमा करते रहते हो और अब बाहर घूमने की बारी आई तो अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछा नहीं। जाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। लव ग्रैंडमा की गाल खींचते हुए बोला, ओहो ग्रैनी, आप भी ना, कितनी बार कहा है इस तरह से मुंह मत बनाया कीजिए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा खराब हो जाएगा ना। हम आपको लेकर जाने वाले थे लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए हमें आपके बिना जाना पड़ा। उसने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ग्रैंडमा, आपके बिना वहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आया, सच्ची बोल रहा हूँ, हमने आपको बहुत मिस किया। अगर आपको हम पर यकीन नहीं होता तो आप अंकल से पूछ लो। ग्रैंडमा लहूश की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बेटा, क्या सच में इन शैतानों ने मुझे मिस किया वहाँ पर? बताओ जरा। तीनों बच्चे मुंह बनाकर लहूश को हाँ बोलने का इशारा करते हैं। उनकी ऐसी क्यूट सी हरकत देखकर लहूश को हंसी आ जाती है। हाँ आंटी, इन्होंने आपको बहुत मिस किया। तभी अलवेना वहाँ पर आते हुए बोली, किसने किसको मिस किया? अलवेना के वहाँ पर आते ही तीनों बच्चे दौड़कर अलवेना के पास जाते हैं और हक करते हैं। मामा। अलवी भी तीनों बच्चों को हक करते हुए बोली, मेरे प्यारे नन्हे शैतानों, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छे से एंजॉय किया ना? तीनों बच्चे हाँ में अपना सर हिला देते हैं। अलवेना प्यार से उनसे बोली, बहुत भूख लगी होगी ना, फटाफट जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ। बच्चे हाँ में अपना सर हिलाते हैं, अलवेना के गाल पर किस करते हैं, उसके बाद सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में भाग जाते हैं। बच्चों की इतनी प्यारी हरकत देखकर सब लोग हंस देते हैं। अलवेना रमा आंटी के पास आकर बैठ जाती है। वो चेहरे से काफी थकी हुई सी लग रही थी। रमा आंटी अलवेना के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अलवी, क्या हुआ बेटा, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? अलवेना ने मुंह बनाते हुए कहा, इम्पोर्टेंट सर्जरी के चक्कर में कई दिन से ठीक से सोई नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है। रमा प्यार से अलवेना से बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, काम अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम्हारी ही सेहत खराब हो गई तो तुम काम कैसे करोगी? पहले अपना ध्यान रखा करो, टाइम पर आराम किया करो बेटा। मैं तुम्हारे लिए कमरे में गर्म दूध भिजवाती हूँ, उसे पी लेना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तभी अलवेना की नजर लहूश पर पड़ती है जो सोफे पर बैठा हुआ था और कहीं पर खोया हुआ था। लहूश के दिमाग में अब भी वो सीन चल रहा था जब सारा उस फैमिली को देख रही थी। लहूश को इस तरह से खोया हुआ देख अलवी उसके पैर पर हल्का सा अपना पैर मारते हुए उसके अटेंशन को अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या हुआ भाई, आप कहाँ खो गए? लहूश ने थोड़ी सीरियस आवाज में अलवी से कहा, अलवी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को अपने डैड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है। लहूश की बात सुनकर रमा और अलवी दोनों शॉक हो जाते हैं। अलविना ने लहूश की बात को सुनकर अपने चाय के कप को धीरे से टेबल पर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। अलविना ने सख्त आवाज में कहा, लहूश, बच्चों को उनके डैड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी मर चुका है हमारी जिंदगी से। रमा आंटी ने चौंक कर अलविना की तरफ देखा। अलवी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि शौर्य मर चुका है? अलविना ने अचानक अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बस आंटी, इस नाम को अब यहाँ मत बोलो, मुझे उसके नाम से भी नफरत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी ऊपर से सारा की आवाज आई, मामा। सबने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सारा खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। उसने एक तस्वीर निकालकर सामने की ओर कर दी। ये कौन है? सारा ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में सच जानने की जिद थी। अलविना का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया
और फिर दरवाजे की घंटी बज उठी। क्या दरवाजे पर शौर्य खड़ा था? क्या सारा ने उसे ढूंढ निकाला था? अलविना इस सच्चाई को कब तक छुपाएगी और किसकी फोटो लिए खड़ी थी सारा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सारा की उंगलियां पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी नजरें सीधी अलविना से मिल रही थी। वो फिर से बोली, अम्मा बताओ ना, ये आदमी कौन है? अलविना का दिल धक धक करने लगा। उसने झटके से आगे बढ़कर तस्वीर सारा के हाथों से छीन ली और आंखें नीचे करते हुए कहा, ये कोई नहीं है, बस पुरानी यादें हैं। पर इस तस्वीर में जो इंसान है उसे हमने कभी देखा नहीं है, सारा ने जोर देकर कहा। अलविना ने डांटते हुए कहा, बस बेटा बहुत हो गया, ये सब बेकार की बातें हैं, जाओ अपना होमवर्क पूरा करो। सारा की गालों पर गुस्से का रंग चढ़ गया। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। डोरबेल ने तनाव भरे माहौल को तोड़ दिया। सारा दौड़ती हुई गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर भीष्म राणावत खड़े थे, अपने सफेद बालों, मजबूत कदकाठी और गंभीर चेहरे के साथ। उनकी मौजूदगी ने पूरे कमरे में एक अलग ही ठंडक भर दी। सारा खुशी से बोल उठी, ग्रैंडपा। भीष्म ने धीरे से सारा के सिर पर हाथ रखा, फिर अलविना की ओर देखा। उनकी नजरें सब कुछ समझ गईं और बोले, क्या हुआ यहाँ? लहूश ने तुरंत स्थिति संभाली और बोला, अब कुछ नहीं, बस बच्चे पुरानी चीजें ढूंढ रहे थे। भीष्म ने एक नजर सारा के हाथ में पड़ी उस फोटो पर डाली, फिर अलविना की ओर देखा और बोले, अलविना तुम्हारा चेहरा देखने से लग रहा है कि काफी थक गई हो, क्या बात है? अलविना ने गहरी सांस ली। पापा बस थोड़ी थकान सी हो रही है। भीष्म ने आगे बढ़कर अलविना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कुछ भी हो, सच्चाई हमेशा सामने आती है, छुपाने से बात नहीं बनती, बिगड़ती है बल्कि। सारा ने दादाजी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और बोली, दादाजी क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर? भीष्म ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया और बोले, हाँ बेटा, लेकिन सही समय पर, अभी तुम्हारी मम्मा बहुत थकी हुई हैं, चलो पहले खाना खाते हैं। उनकी बातों ने सबको शांत कर दिया। अलविना ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में अब भी तूफान था। भीष्म के शब्दों में छुपा था एक राज, और वो राज शौर्य के अचानक गायब होने की वजह जानता था। क्या भीष्म सच्चाई जानते हैं? क्या वो सारा को सच बता सकते हैं? अब इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। दुनिया की नजर में अलवी हमेशा के लिए मर चुकी है। अलविना श्रीवास्तव का नाम और निशान मिट चुका है। यहाँ अमेरिका में वो अपनी एक नई और अलग पहचान के साथ एक बहुत फेमस सर्जन थी। यहाँ पर उसकी पहचान अलविना राणावत के नाम से थी। उसने अपनी नई पहचान के साथ अपनी माँ के सरनेम को अडॉप्ट किया था। इतने सालों में उसने पूरी शिद्दत से अपने बच्चों को प्यार किया, कोशिश की कि वो उन्हें जिंदगी में कभी उनके डैड की कमी महसूस ही ना होने दे। क्या वो हार गई? अलवी का उतरा हुआ चेहरा देख रमा आंटी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, उन बच्चों की चिंता, उनके मन में उठ रहे सवाल सब जायज हैं। बेटा, उन्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, इसलिए इस बात के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे वो बड़े होंगे समझ आएगी, वैसे वैसे समझ जाएंगे कि आखिर क्यों तुमने उन्हें उनके पिता के बारे में नहीं बताया। लहूश ने भी कहा, हाँ अलवी, आंटी ठीक कह रही हैं, वो अभी बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तब शायद समझ जाएंगे। अलवी एक गहरी सांस लेकर बोली, शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, मेरे बच्चे अपने आप ही समझ जाएंगे कि उन्हें डैड की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए मैं ही उनकी माँ हूँ और मैं ही उनका डैड। अलवी तीनों बच्चों के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सब बच्चे अपने अपने आईपैड लैपटॉप पर अपना अपना काम कर रहे हैं। लव कुश लैपटॉप पर गेमिंग में एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे। सारा काफी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ लैपटॉप में कुछ धड़ाधड़ टाइप कर रही थी। लव कुश गेमिंग में इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे कि पूरी कंट्री में शायद ही कोई हो जो उन्हें गेमिंग में टक्कर दे सके। सारा कंप्यूटर में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी कि उसका दिमाग ही कंप्यूटर था। उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। इतनी कम उम्र में बच्चों का इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होना वाकई में कमाल की बात थी। जिस उम्र के बच्चे ढंग से ABCD पढ़ना सीखते हैं, उस उम्र में सारा प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बन गई थी और लव कुश गेमिंग एक्सपर्ट। अलवी मुस्कुराकर बच्चों से बोली, क्या चल रहा है? क्या कर रही है मेरी त्रिमूर्ति? सारे बच्चे अपना सर उठाकर अलवी की तरफ देखते हैं। अलवी को देखकर सारा फटाक से अपना लैपटॉप बंद कर देती है और बगल में रख देती है। इसे अलवी नोट कर लेती है। सारा घबराते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मा, हम तो बस ऐसे ही टाइप कर रहे थे। अलवी अंदर आते हुए बोली, तो होमवर्क हो गया तुम लोगों का? लव ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा, हो गया मम्मा, होमवर्क तो कब का हो गया। अलवी जाकर सारा के पास बैठती हुई बोली, सारा तुम लैपटॉप में क्या कर रही थी? एक्चुअली मेरा लैपटॉप हॉस्पिटल में रह गया, तो क्या मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ? अलवी की बात सुनकर सारा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बिल्कुल मेरा लैपटॉप यूज कर सकती हैं, मैं बस 2 मिनट में आपको लैपटॉप देती हूँ। अलवी हल्का सा मुस्कुरा देती है और सारा के सर पर हाथ फेर देती है। सारा के गाल पर पड़ने वाले डिंपल और उसकी ग्रे आंखें बिल्कुल उसके डैड की देन थी। सारा बिल्कुल अपने डैड शौर्य की तरह लगती थी। सारा लव कुश से 1 मिनट पहले पैदा हुई थी। अलविना वहाँ से अपने कमरे में जाते हुए बोली, लैपटॉप कमरे में पहुँचा देना।
उसके जाते ही सारा को एक राहत की सांस आती है, जैसे वो बाल बाल बच गई हो। फिर सारा तुरंत अपना लैपटॉप फिर से ओपन करती है। सारा ने अलविना श्रीवास्तव के बारे में सर्च किया। सारा अपनी माँ के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, लेकिन स्क्रीन को देख सारा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिसकी उम्मीद उसने की थी। सारा अपने मन ही मन में थोड़ी इरिटेट होकर बोली, शिट यार, मम्मा के बारे में तो इंटरनेट पर कुछ भी नहीं है। अब मैं अपनी पुरानी वाली मम्मा की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालूं? कैसे पता करूं कि मेरे डैड कौन है और मम्मा के साथ उनके रिलेशन कैसे थे? फिलहाल इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देती हूँ। मुझे ये काम मम्मा से छुपा कर ही करना होगा। किसी बड़े से बंगले के मास्टर बेडरूम में हवा गर्म थी। सिसकी और भारी सांसों की आवाजें दीवारों से टकरा रही थी। फर्श पर बिखरे कपड़े, बिस्तर पर उलझी हुई देह, सब कुछ एक जुनूनी रात की गवाही दे रहा था। उस औरत की सांसें बता रही थी कि जिस काम में वो मग्न थी उसे बहुत आनंद आ रहा था। तभी अचानक उस औरत का फोन बजने लगता है। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि नैना है। वो अपना फोन उठाती है और स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नाम को देख तुरंत अपना सपोर्टिव पार्टनर को रुकने के लिए इशारा करती है। वो आदमी एकदम शांत हो जाता है, जैसे उसे इस सिचुएशन की पहले से ही आदत हो। नैना उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़ने से काफी ज्यादा इरिटेट होती है, लेकिन वो फोन कॉल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। नैना फोन उठाते ही कहती है, यस मॉम, कहिए। दूसरी तरफ से मृणालिनी की आवाज आती है, तुमने फोन किया था मुझे, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नैना बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और नाक सिकोड़ते हुए बोली, डिस्टर्ब? मॉम, आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मृणालिनी टोंट मारते हुए बोली, कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनके साथ एक इम्पोर्टेंट पार्टी में गई थी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है तुम्हारे उस फियांसे के साथ? शौर्य का नाम सुनकर नैना थोड़ी इरिटेटेड आवाज में बोली, कुछ नहीं चल रहा मॉम। मॉम, हम सिर्फ कहने को मंगेतर हैं, बाकी हमारे बीच में आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश की उसे रिझाने की, अपने करीब लेकर आने की, लेकिन वो हमेशा उस यादों के बीच खोया रहता है। नैना ने इस बार अपना गुस्सा तेज करते हुए कहा, अलविना मर चुकी है, फिर भी वो हमारे बीच खड़ी है, उसकी यादों में खोया रहता है। मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। खुद तो मर गई, साथ में मेरे सुकून को भी ले गई। मृणालिनी हल्की सी हंसते हुए बोली, बट स्वीटहार्ट, वो तो मर चुकी है। तो माय डियर, मैंने तुम्हारे डैड को भी ऐसे ही जीता था, वो भी अपनी पहली बीवी के गम में डूबा था, लेकिन देखो आज मैं उसकी करोड़ों की मालकिन हूँ। तुम मेरी बेटी हो, अपने हुस्न का इस्तेमाल करो। आदमी चाहे कितना भी कड़क हो, औरत के आगे पानी हो ही जाता है। नैना ने सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रही हैं मॉम, मुझे शौर्य चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर बेशर्म बनना पड़े तो बनूंगी। नैना चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान के साथ अपने मन में बोली, शौर्य सिंह ओबरॉय, तुम्हें आकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज मैं तुम्हें अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि तुम बाहर निकलना ही भूल जाओगे। नैना की शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसने फोन काटा और अपने लवर की तरफ मुड़ी और बोली, अब हम जहाँ रुके थे, चलो उस काम को खत्म करें। वो इंसान कोई और नहीं, नैना का बॉडीगार्ड है, जो शौर्य की जगह उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करता था। नैना के होठों पर शैतानी से मुस्कान थी। वो जैसे ही अपने लवर की तरफ मुड़ी, तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। नैना का दिल धक से रह गया। कौन? उसकी आवाज कांप गई। उसका लवर भी चौंक कर बैठ गया। नैना ने घबराते हुए कहा, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? नैना ने घबराकर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे डर था कि क्या कोई उसे देख रहा था, क्या कोई जानता है कि वो कहाँ थी। इसी बीच दरवाजे पर फिर खटखटाहट हुई, इस बार और तेज। नैना ने नीचे से चादर ओढ़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। क्या शौर्य को पता चल गया? क्या अलवी ने उसे ट्रैक किया? आखिर कौन था दरवाजे के बाहर? वो शख्स क्यों बेचैन था इतनी जल्दी कमरे में घुसने को? क्या दरवाजे के बाहर शौर्य था और नैना की सच्चाई उसे पता चल गई थी? जाने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। नैना ने दरवाजा खोला तो सामने से आवाज आई, फूड डिलीवरी मैडम। एक युवा लड़का वहाँ खड़ा था, हाथ में पिज्जा का डब्बा लिए। नैना की सांसें रुकी हुई थी। वो फिर से बोला, यहाँ से किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था। नैना ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और बोली, ओह ठीक है, लाओ इधर दो। नैना ने ये कहते हुए पैसे दिए और दरवाजा बंद कर दिया। पीछे से उसके लवर ने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, लगा कि कोई खतरनाक आदमी आ गया है। नैना ने उसे घूर कर देखा और अपने बॉडीगार्ड को कहा, शराब, तुमको यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बुलाया था, पिज्जा ठूसने के लिए नहीं। नैना के मन में अब भी एक डर था, जिसका गुस्सा वो अपने बॉडीगार्ड पर निकाल रही थी। लेकिन क्या वो वाकई सेफ थी? उधर अमेरिका में अलवी के घर में अलग माहौल था। वो इन सब से अनजान अपनी दुनिया में मग्न थी। बच्चों जल्दी करो, बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगे। अलवी जोर से बच्चों का दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से कुश की आवाज आती है, आ रहे हैं मामा, बस 2 मिनट और। अलवी थोड़ी तेज आवाज में बोली, 2 मिनट का मतलब बस 2 मिनट है, तीसरा मिनट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं सीधे आकर तुम लोगों पर पानी डाल दूंगी। तभी अंदर से तीनों बच्चों की एक साथ आवाज आती है,
ओके मम्मा, बस 2 मिनट। अलवी ये गहरी सांस लेती है और नीचे चली जाती है। वो फटाफट हॉल में आई और बोली, अरे बाप रे, आज तो मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डाइनिंग एरिया के पास पहुंचकर अलवी नौकरों से बोली, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे जल्दी निकलना है। सारे नौकर फटाफट किचन में चले जाते हैं और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। जोया भी तैयार होकर वहाँ पर आ जाती है। अलवी, तुम्हें याद है ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, हमें टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचना है। अलवी डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, बस एक बार बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर दे, उसके बाद चलते हैं। जोया दरअसल अल्विना की सेक्रेटरी थी, जो उसकी सारी अपॉइंटमेंट, उसके सारे मीटिंग्स, उसकी सारी सर्जरी की टाइमिंग्स को नोट रखती थी। उस वक्त जोया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यहाँ अमेरिका आने के बाद अलवी ने जबरदस्ती फिर से उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवाई और उसे अपना सेक्रेटरी भी बनाया। जोया काफी टैलेंटेड लड़की थी, उसे सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और वो सब कुछ बहुत जल्दी और आसानी से सीख गई। तभी रमा आंटी भी वहाँ आ गई और बोली, अरे तुम दोनों अभी तक निकली नहीं, तुमने तो कहा था कि आज तुम्हें जल्दी जाना है और अभी तक यहीं हो। अलवी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या करूं मैं आंटी, इन तीनों शैतानों का टाइम पर तैयार ही नहीं होते, हमेशा उनकी वजह से मैं हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो जाती हूँ। रमा आंटी ने हंसते हुए कहा, अरे तो फिर इतनी चिंता करती ही क्यों हो तुम, मैं किस लिए हूँ, तुम आराम से हॉस्पिटल जाओ, मैं इन्हें स्कूल भेज दूंगी। अलविना मना करते हुए बोली, नहीं आंटी, रास्ते में ही तो पड़ता है, जाते जाते मैं ड्रॉप कर दूंगी, और वैसे भी मुझे इन तीनों को स्कूल छोड़ना बहुत अच्छा लगता है। रमा आंटी मुस्कुरा देती है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता सर्व करती हूँ। रमा आंटी ने जैसे ही खाना सर्व किया कि तभी तीनों शैतान भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, मामा हम रेडी हो गए, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है। अलवी बच्चों की तरफ देखकर बोली, अरे थोड़ा ध्यान से, अगर कोई भी गिरा ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। क्या तुम लोगों को हर वक्त ओलंपिक की दौड़ दौड़नी होती है, कितनी बार कहा है कि सीढ़ियों से आराम से उतरा करो, लेकिन नहीं। तीनों बच्चे भागकर डाइनिंग एरिया पर जाते हैं और अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। रमा आंटी सबको नाश्ता परोसना शुरू करती है। लहूश भी फोन पर बात करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए वो भी जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी लहूश अलवी से पूछा, कल रात को तुम लोग इतना लेट क्यों आए थे, कहीं पर चले गए थे क्या। अलवी ने नाश्ता करते हुए लहूश का जवाब दिया, हाँ भाई, दरअसल हमारे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, उसने इनवाइट किया था, मेरा जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जोया ने जिद की, इसलिए मैं चली गई। जोया बोली, हाँ वो बहुत जिद कर रहा था तो जाना पड़ा, अगर नहीं जाते तो बेचारे का दिल टूट जाता, बर्थडे वाला दिन अपसेट हो जाता। लहूश अपनी आईब्रोज उठा लेता है, क्या कोई लड़का है। अलवी लहूश से बोली, हाँ लड़का है, रॉनी नाम है उसका। पार्टी काफी लेट शुरू हुई, हम लोग पूरी पार्टी अटेंड करके नहीं आए, वरना सुबह हो जाती। वो तो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था रुकने के लिए, खास करके जोया को। ये बोलकर अलवी हंसने लगती है। लहूश थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, जोया को मतलब, मैं समझा नहीं। जोया अलवी के पैर पर पैर मारकर उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है। अलवी चुप हो गई, लेकिन सारा ने सब गुड़ गोबर कर दिया। सारा लहूश से बोली, वो क्या है ना अंकल, मैंने रॉनी भैया को देखा है, वो जोया दी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लहूश जोया की तरफ देखता है। जोया एकदम से खांसने लगती है। अलवी उसकी पीठ पर हाथ मसलकर उसे थोड़ा रिलैक्स करती है। जोया काफी ऑकवर्ड होकर बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है, दैट्स इट। लहूश वापस से खाने पर फोकस करते हुए बोला, पार्टी वार्टी सब ठीक है, लेकिन लड़कियों का ज्यादा वक्त इतनी रात को बाहर घर से रहना ठीक नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम दोनों टाइम पर घर आ जाया करो, ऐसे आवारा लड़कों की पार्टी में जाना ठीक नहीं है, वो भी इतनी देर रात तक। जोया बोली, लेकिन भाई वो लोग इतने बुरे भी नहीं है, रॉनी बहुत अच्छा लड़का है। जोया की बात सुनकर लहूश उसे खतरनाक आंखें दिखाता है, जिसे देखकर जोया एकदम से सहम जाती है और चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद अलवी, जोया और तीनों बच्चे एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं। जाते जाते रास्ते में बच्चों का स्कूल आता है तो अलवी वहाँ पर गाड़ी रोक देती है। बच्चे गाड़ी से उतरते हैं और स्कूल जाने से पहले अलवी और जोया को हक करने के बाद किस करके स्कूल की तरफ भाग जाते हैं। अलवी मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखती है। जोया अलवी से बोली, अब इन्हें देखती ही रहोगी या हॉस्पिटल भी चलोगी, टाइम हो रहा है यार, हम ऑलरेडी काफी लेट हैं। अलवी को तुरंत ध्यान आता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, चलो जल्दी चलो। उसके बाद दोनों गाड़ी में से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लव, कुश और सारा तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तीनों जब अपनी क्लास में एंट्री करते हैं तो उनकी मुलाकात उस शैतान बच्चे से होती है जिन्हें पिछली बार इन तीनों ने मिलकर धोया था। उनमें से एक बच्चा उन्हें तरह तरह के चेहरे बनाकर चिढ़ाता है और बाकी बच्चे उस पर हंसते हुए बोले, वेलकम बैक इल्लीगल चिल्ड्रन। उनकी बात सुनकर तीनों बच्चों को बहुत तेज गुस्सा आता है। लव उन्हें आंखें दिखाता हुआ उनकी तरफ जाने को होता है कि तभी सारा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने का इशारा करती है। सारा की बात समझते हुए तीनों अपने क्लासरूम में सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठे थे। टीचर अंदर आती है और अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद बच्चों को क्लासरूम से ड्राइंग रूम में ले जाती हुई बोली, बच्चों अपने अपने कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाओ। टीचर के कहने के बाद सारे बच्चे अपने सामने टेबल पर रखे कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं। टीचर बच्चों से बोली, बच्चों मैं अब इस बोर्ड पर एक ड्राइंग बनाऊंगी,
आपको अपने कंप्यूटर में बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग बनानी है और उसमें अच्छे से कलर भी करना है, ओके? सारे बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, ओके मैम। मैडम खड़ी होकर ड्राइंग बनाने लगती है और सारे बच्चे अपने अपने पीछे मैडम को फॉलो करके ड्राइंग बनाने लगते हैं। सारा उन बच्चों को देखती है जो अक्सर उन्हें इलीगल कहकर बुलाते थे। उन बच्चों को सबक सिखाने का सारा को बहुत अच्छा मौका मिलता है। सारा फटाफट एक ड्राइंग तैयार करती है, एक ऐसी ड्राइंग जिसे देखकर उसे खुद भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके चुपचाप फटाफट से वो ड्राइंग कंप्लीट करके सेव कर लेती है। टीचर बोर्ड पर ड्राइंग कंप्लीट कर देती है। ओके बच्चों, तुम लोगों के पास 15 मिनट है, फटाफट ये ड्राइंग कंप्लीट करो, इसमें कलर करो और उसे सेव करो। मैं आकर चेक करूंगी, जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने कंप्यूटर में ड्राइंग कंप्लीट करने लग जाते हैं। सारा बोर्ड पर लगी हुई ड्राइंग से भी ज्यादा अच्छी और अमेजिंग ड्राइंग तैयार करती है। उसके बाद टीचर टाइम खत्म होने के बाद बच्चों से बोली, चलो अब जिसकी जितनी भी ड्राइंग बनी है फटाफट उसे सेव कर दो, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं आप लोगों की ड्राइंग चेक करने वाली हूँ। जब तक टीचर वो अनाउंसमेंट करती है तब तक सारा अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद धीरे से चुपके से अपने बैग से अपना फोन निकालती है, जो वो हमेशा छुपा कर रखती थी। फोन निकालने के बाद वो उसमें हवा से भी ज्यादा तेज स्पीड के साथ अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने लगती है। कीबोर्ड पर कुछ एल्गोरिदम रन होने लगते हैं। कुछ देर बहुत तगड़े फोकस के साथ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने के बाद सारा फोन में कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो अपना फोन फटाफट बंद करके वापस बैग में छुपा देती है। वो अपने कंप्यूटर में से की हुई पहली वाली ड्राइंग को फटाफट से डिलीट कर देती है। टीचर्स सबकी ड्राइंग चेक करती है। जब टीचर सारा की ड्राइंग देखती है तो हैरान हो जाती है। ओह माय गॉड सारा, तुमने तो मेरी ड्राइंग से भी कहीं ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड, यू आर रियली गुड पेंटर। सारा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू मैम। मैडम अच्छे से ड्राइंग को देखते हुए बोली, लगता है आज भी इस कंपटीशन में फर्स्ट तुम ही आने वाली हो। तुम्हारी ड्राइंग ही क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग होने वाली है। सारा अपने आप पर बहुत प्राउड फील करती है। जैसे ही सारा ने देखा कि वो टीचर उस बच्चे के पास पहुंचने वाली होती है जिसने लव और कुश और सारा को इल्लीगल कहा था, सारा झट से अपने बैग में हाथ डालती है और अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ प्रेस करती है। तभी तुरंत ही उस बच्चे की कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ चेंज होने लगता है। टीचर जैसे ही आकर उस बच्चे की ड्राइंग देखती है उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है। व्हाट द हेल इज दिस? सारे बच्चे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, खुद वो बच्चा भी जिसने ड्राइंग बनाई थी। वो बच्चा जैसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उस स्क्रीन पर एक ड्राइंग थी जहाँ पर उसकी मैम बोर्ड पर पेंटिंग बना रही है। उसमें मैम की फोटो थी जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था और उन्हें किसी गधे के रूप में उनकी पूंछ निकाल कर दिखाया हुआ था। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, गधे के आगे बीन बजाना। टीचर गुस्से में उस बच्चे को देखती है, ये क्या बनाया है तुमने? आर यू मैड? वो बच्चा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मैंने ये नहीं बनाया मैम, मुझे नहीं पता ये कैसे बन गया। टीचर गुस्से में उस बच्चे के कान पकड़ते हुए बोली, तुमने नहीं बनाया तो क्या मैंने बनाया है? एक तो गलत काम करते हो और ऊपर से झूठ भी बोलते हो। तुम अभी के अभी चलो प्रिंसिपल के ऑफिस में, आज ही तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवा के ये पेंटिंग दिखाऊंगी। वो बच्चा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो। टीचर उसे कान पकड़कर खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाती है और उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर सारे बच्चे पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। सारा अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। लव कुश जानते थे कि ये हरकत कौन कर सकता है। वो सारा की तरफ देखकर अंगूठा दिखाकर वेल डन का इशारा करते हैं और सारा आंख मार देती है। जैसे ही टीचर उन बच्चों को घसीटते हुए वहां से ले गई तभी अचानक क्लासरूम की लाइट्स जोरों से फ्लिकर करने लगती है। एक झटके के साथ सारे कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो जाते हैं और फिर अचानक हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज ब्लड रेड कलर में टाइप होता हुआ दिखाई देता है, आई एम नॉट इलीगल, डोंट ट्राई टू टीज मी, अदरवाइज यू विल पे फॉर इट। ये पढ़ते ही सारे बच्चों की हंसी एक सेकंड में थम जाती है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सारा का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये उसका काम नहीं था। तभी अचानक एक बच्चा जो शैतान बच्चे का दोस्त था वो खड़ा हुआ और बोला, सारा, मैं तुम्हारी कट्टू टीचर के सामने लाकर रहूंगा। ये कहता हुआ वो बच्चा क्लासरूम से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। सारा के साथ लव और कुश का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सारा की चालाकी पकड़ी जाएगी या चलेगी वो ऐसी चाल जो पड़ जाएगी फिर से सब पर उल्टी?